इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के मैं सम्मानित सभी जन को कहना चाहूँगा, इस संबंध में मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हो, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है, जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। साथियों, जब भी देश पर किसी प्रकार की आपदा आई है, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, हम जानते हैं, चाहे कोरोना काल का समय हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय विदेशों में फंसे और उन्होंने किस तत्परता से वंदे मातरम, जो वंदे भारत योजना बना करके उनको वहां से लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, उन चुनौतियों का भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हर बार उन्होंने देश की जनता को एकजुट करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, अफगानिस्तान का संकट था। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान अफगानिस्तान से भारत लाने का काम उस संकट की घड़ी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के सभी संबंधित नेताओं के संपर्क में भी संपर्क साधे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम
और भारतीय प्रथम। हम सब जानते हैं कि इस नीति की पहली सफलता अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने और अपनी व्यापारिक हितों को स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज के गुजरने के माध्यम से मिली थी। और अब आप लोग देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दुष्प्रभाव जो इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कहा था, प्रेस के अंदर कहा था कि जब इस प्रकार की वैश्विक कोई आपदा आती है तो देश को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आज नेतृत्व ऐसा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहने देता, हर व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। परंतु वैश्विक आपदा में भी हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। इन कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको। भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोले चुप तो हो जाए, ना बोले चुप तो हो जाए। परंतु आपदा के अंदर भी राजनीति तलाशना, ये कांग्रेस विपक्षी दलों का ये एजेंडा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों को बुलाकर के बातचीत किया कि भाई राष्ट्रीय ये वैश्विक आपदा है, सभी को इसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि इसमें कोई विशेष भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। मैंने कहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यहां स्थिर हो रहे हैं। उस महंगाई के अंदर भी स्थिरता लाना, ये मंत्र अगर किसी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, कि उनका एक संकल्प है कि मेरा देश ये विकसित भारत गति से बने। तो चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर बीजेपी समर्थकों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक समर्थक ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में ऐसे एयरपोर्ट की कल्पना भी मुश्किल थी और आरोप लगाया कि पूर्व सरकार इसे इटावा ले जाना चाहती थी। उद्घाटन के साथ ही ये प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। रोजगार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में। जो नोएडा, जो 90 के दशक में एक टेरर और एक गुंडागर्दी, एक भय का जो माहौल था, उसको मुक्त करते हुए माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस क्षेत्र को सौगात दी है, वो अमूल्य और एक अनमोल निधि है। और नोएडा और जेवर का क्षेत्र एक बहुत बड़ी तरक्की और उन्नति के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। स्थानीय युवकों को भी, किसानों को भी, और जो आमजन यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी एक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा और ये क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा हमारा मानना है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नई सौगात मिलने जा रही है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, आसपास के पश्चिम के लगभग सभी जिलों के लिए ये ऐतिहासिक पल है। इससे रोजगार, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति होगी। क्षेत्र के लोगों का विकास के लिए महत्वपूर्ण एक परियोजना है जो आज लोगों को मिलने जा रही है। देखिए, रोजगार के क्षेत्र में जैसा कि सभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार लगभग 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार मिलने जा रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको आज सपना ये साकार होता दिख रहा है। जी, ये हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले और नोएडा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जो ये जेवर एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, इससे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये
दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज आई है इसमें उद्योग जगत में, जैसे कि अब ये लॉजिस्टिक्स हब बढ़ गया है और आपका कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है जेवर। पहले यहाँ 5-10 लाख रुपए बीघे के रेट थे ज़मीनों के, और अब यहाँ कम से कम 50 लाख रुपए तो वो हैं जो अंदर लोगों के खेत हैं, और 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में अब लोगों की ऑन रोड जो हैं उनके रेट हैं ज़मीनों के 1 बीघे के। तो आप खुद लगा लीजिए कितनी महंगी हो गई ज़मीन। अब वो चाहे अपनी ज़मीनों पर होटल बनाए, चाहे कॉलेज बनाए, इंस्टीट्यूशन कुछ भी बनाए, दुनिया भर के अपॉर्चुनिटीज है लोगों की अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, पैसे कमाने के लिए। अब स्थानीय लोगों के जी आप देख लीजिए, आप गाँवों में जाएंगे सब अच्छा घर बना रहे हैं और सबका लिविंग स्टैंडर्ड वो सब बदल चुका है पहले से, और अब काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और सबके अब हर महीने की अच्छी आमदनी हो गई है पहले के मुकाबले। जेवर जैसा शहर अब बदल गया। अब मोदी जी और योगी जी के आने के बाद में एक बार तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे योगी जी से पहले हम एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि अखिलेश जी अपने उधर इटावा की तरफ इसको ले जाने के लिए कर रहे थे। बट वहाँ का जो एरिया है वो बहुत डेवलप नहीं है, यहाँ का एरिया वो है। जब से योगी जी आए हैं हमारे इसको जेवर एयरपोर्ट के लिए उनकी ही सौगात है जो ये, और मोदी जी हैं जो वो तो वर्ल्ड लेवल पे है, बड़ा ही वो है। कुछ दिन पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो हमारे मोदी जी को कुछ नहीं, और यूएस उसको तेल खरीदने पर, रशिया से हम तेल खरीदते थे उस पर बार बार बैन लगाता था और पेनल्टी पे पेनल्टी ठोकता था, और ये था। और आज जब ईरान में फंसा हुआ अमेरिका, तो मोदी जी से मीडिएटरी के लिए, मध्यस्थता के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार फोन करता है वो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पटना से है, जहां बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी गरीबों के मसीहा और विकास के अगुआ हैं, जो दिन रात देश की सेवा में जुटे रहते हैं। राय ने दावा किया कि सरकार की नीतियों के चलते करीब 3 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं लोग। उन्होंने ये भी कहा कि देश का गौरव, सम्मान और समृद्धि लगातार बढ़ रही है, जो प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों का परिणाम है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग गरीबी रेखा से, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है, विकास के भगीरथ है, परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हैं और दिन रात देशवासियों की सेवा में रहते हैं। देश का मान सम्मान, देश का स्वाभिमान और देश की समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे, इसके लिए दिन रात यत्न करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज इस देश से लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और भारत आज आर्थिक क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। कुछ ही दिनों में तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगी। तो हमारे सक्षम नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह हो रहा है, और आप देखिए तो हमारे ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी भी पूरी हो रही। स्वामी विवेकानंद जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा, और आज वह पूरा हो रहा है। भविष्यवाणी करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का भी नरेंद्र, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का भी नाम नरेंद्र। तो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो हम सबों के लिए, देशवासियों के लिए यह गर्व। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पटना से है, जहां बिहार में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भारत की कूटनीतिक सफलता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी मार्ग भारत के लिए खुले हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मनोज तिवारी ने कहा कि वर्तमान में केवल 5 देशों को ही इस मार्ग से गुजरने की अनुमति है और भारत उनमें शामिल है। उन्होंने इसे भारत की मजबूत विदेश नीति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। बड़े इसकी व्यवस्था हो, भारत का तो सारा जो हॉर्मुज़ का रास्ता है भारत के लिए वो खुला हुआ है। ये हमारी बड़ी जीत है, और इस समय वहां से 5 देशों का ही आवाजाही हो रहा है, उसमें एक भारत है। तो ये भारत की कूटनीतिक विजय है।
संबंध है, जो हम शांति के पक्षधर हैं, उसका परिणाम है। और बाकी डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े, इसकी भी व्यवस्था हो रही। भारत का तो सारा जो हॉर्मुज का रास्ता है भारत के लिए, वो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सियासी पैंतरा चला दिया। बीजेपी ने कोलकाता के आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दिया है। एनडीए ने बंगाल चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बताया और कहा कि पार्टी ने अभया की मां को विधानसभा पहुंचाने की राह दिखाई है, ताकि बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में पीड़िता की आवाज गूंजे और उसे न्याय मिल सके। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर रेप पीड़िता के घावों का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके सारे प्रोपेगेंडा बंगाल चुनाव में फेल होंगे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सियासी पैंतरा चल दिया। बीजेपी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल रेप केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दिया है। এটাও একটা জয়, এটা পানিহাটিবাসীর জন্য জয়। আমি জিতবো না, আমি পানিহাটির মানুষ জিতবে। পানিহাটির মানুষ যেমন প্রতিবাদ করতেই ভুলে গেছে, সেই প্রতিবাদ করে তাদের যে আর পাওনা, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানুষের মৌলিক অধিকার, এগুলো সরকার কেড়ে নিয়েছে। এগুলো নারী সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা, যেমন প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটলে আমাদের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এটা মেয়েরা রাতে বাইরে বেরোবে কেন। আমি এগুলো থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য মায়েরা মেয়েরা তাদের হয়ে बोलते चाहिए। जो जिसको कैंडिडेट बनाया गया वो पानिहाटी वासी का कैंडिडेट है और पानिहाटी से जितना वोटर है उसका प्रतिनिधि होकर अगले चुनाव में जीतेंगे और पानिहाटी वासी जीतेंगे। कुछ नहीं लड़ाई होगा, पानिहाटी जो वोटर है उसको हमको समझाना पड़ेगा ये हम आपका प्रतिनिधि है। जितना आदमी जितना पानिहाटी का वोटर है सबका प्रतिनिधि होकर हम लोग विधानसभा में जाएगा और पानिहाटी वासी का जो प्रॉब्लम है उसको उठाएंगे और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एनडीए ने बंगाल के चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई करार दिया और कहा कि पार्टी ने अभया की मां को विधानसभा पहुंचने की राह दिखाई है, ताकि बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में पीड़िता की आवाज गूंजे और उसे न्याय मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और आप सही कह रहे हैं, ये टिकट देना आरजी कार की पीड़िता को ये एक इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़ी रहती है। देखिए, उन्होंने पार्टी के पास लेटर दिया था, एप्लीकेशन दिया था कि मैं पार्टी का कैंडिडेट होना चाहता हूँ। पार्टी ने तय किया है, बीजेपी ने तय किया है। अब इनसे और उनको टिकट दिया है तो वो बीजेपी के टिकट से लड़ेगी। कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग रही है, जिनको मिर्ची लग रही है वो पानी पिए, और हम पानी पिला पिला के हराएंगे, चिंता मत करिए इस बात। ममता की निर्ममता वाली टीएमसी की बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता निर्भया बेटी के साथ अन्याय किया था। दोषियों को बचाने के लिए हर संभव सरकारी प्रयास ममता की सरकार ने किया था और मामले को दबाने का हर हथकंडा अपनाया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पीड़िता की आवाज बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज सके और उसे न्याय मिल सके, उस निर्भया बेटी की मां को बंगाल की विधानसभा में पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर रेप पीड़िता के घावों का राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगाए और कहा कि उसके सारे प्रोपेगेंडा बंगाल चुनाव में फेल होंगे। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का सभी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म का धंधा करती है, हिंदू मुसलमान का धंधा करती है,
मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज करके सांप्रदायिकता का धंधा करती है, उसी तरीके से रेप विक्टिम के घावों का भी क्या भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है? बीजेपी चाहे जितना तिकड़म करे, चाहे जितना जालसाजी करे, चाहे जितना प्रोपोगंडा करे, उसका कोई असर नहीं रहेगा। ममता जी को पूरी तरह से वहाँ के देवतुल्य जनता का और देवतुल्य मतदाताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है। अगस्त 2024 में आरजीकर अस्पताल में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 1.5 साल से ज्यादा समय से पीड़िता की मां न्याय के लिए लड़ रही हैं। अब उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए इस लड़ाई को नई दिशा देने का फैसला किया है। बीजेपी ने उन्हें चुनावी रण में उतारकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि बंगाल में महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा कितना असर डालता है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। आपको बता दें, खैराबाद थाना क्षेत्र के रहमीमाबाद इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ट्राली और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाकी घायलों का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, सीतापुर का ये पूरा मामला है, जहां जोरदार भिड़ंत के चलते 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ट्रैक्टर, ट्राली और ऑटो की ये जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें ऑटो में सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सीतापुर का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर वाले की गाड़ी में मैं था, उसी गाड़ी में ये भी थे। हाँ। और ट्रैक्टर वाले की साइड लग गई। अच्छा, ये लोग सब लोग काहे में थे तुम लोग? सीएनजी ऑटो में। सीएनजी ऑटो में? हाँ। कितने लोग थे? और 9 जने। 9 जने थे। हाँ। फिर सीएनजी वाले को मिला करके 10 लोग थे। टैक्सी वाले मिला के 10 लोग थे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो ट्रैक्टर वाले की साइड लगी। हाँ। उसमें से कुछ लोग घायल हो गए हैं। हाँ। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के गांगोपुर इलाके में एक चलती डीसीएम अचानक आग का गोला बन गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन में आग लगी। वहीं घटना के दौरान चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तो कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां चलती डीसीएम आग का गोला बन गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि शॉर्ट सर्किट जो है वो बताया जा रहा है आग लगने का कारण। तो आपको बता दें, कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां एक शॉर्ट सर्किट लगने से एक डीसीएम में आग लग गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।